वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी तक आप लोगों ने जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पढ़ा है, तो उसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि जो हमारे इंडिया थी हमारी, वो बहुत वास्ट एरिया में फैली हुई थी। तो इसके लिए जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स थे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए बनाया गया रीजनल काउंसिल्स यानी कि क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद यानी रीजनल काउंसिल्स की स्थापना जो होती है वो होती है 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि आपने राज्यों के पुनर्गठन के लिए यानी कि स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ा, उसी के तहत ये रीजनल काउंसिल्स का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है। और ये जो बॉडी वो एक्ट के तहत बनाई गई, यानी कि एक एक्ट से ये बनी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था। तो इसी वजह से इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं कि सांविधिक बॉडी कहते हैं, सांविधिक निकाय कहते हैं। और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था स्टार्टिंग में, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था। इस वजह से इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं कहते हैं। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम वाले, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किस टाइप का बॉडी है, किस टाइप का ये इंस्टीट्यूशन है, किस टाइप का निकाय है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे। दूसरी बात ये कि ये जो टोटल इनको बनाया गया है वो 5 बनाए गए हैं, मतलब स्टार्टिंग में बनाए गए थे 5, तो उन 5 का यहां देख लीजिए कि टोटल 5 बनाए गए। और ये फॉर्म किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी हमारे माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा ये बनाए जाते हैं। दूसरी बात ये कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनमें से किसी एक को, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न के लिए जो अब तो मिनिस्ट्री अलग बन गई है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उनको या किसी अदर को, एक को इनको चेयरमैन बना दिया जाता है। चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स में से कोई बना दिया जाए, और चाहे कोई भी मिनिस्टर, वो कैबिनेट मिनिस्टर हो या स्वतंत्र प्रभार राज्य मिनिस्टर हो, तो उसको बना दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको अपॉइंट किया जाता है, चेयरमैन उसका बना दिया जाता है। फिर आप ये देख लीजिए कि कितने काउंसिल्स हैं। 5 जो स्टार्टिंग में 5 काउंसिल्स बनाए गए थे, वो नॉर्दर्न काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, ईस्टर्न काउंसिल, वेस्टर्न और साउदर्न काउंसिल। तो इतने काउंसिल्स बनाए गए स्टार्टिंग में। तो हुआ ये कि इतने बनाने के बाद जो हमारा 1971 में होता ये है कि 1971 में जो एक हमारी इंडिया इस टाइप की है, रुकिए बताते हैं आपको हम। तो ये है हमारी इंडिया। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे यहां बीच का गैप है, मतलब ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच में जो ये गैप है, यहां वाला बांग्लादेश वाला, वो 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हो जाता है, तो क्या होता है कि यहां से और ये सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल्स था, मतलब सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स थे, इनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, मतलब प्रॉपर कांटेक्ट रेगुलर नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इनका काउंसिल अलग स्पेशल बना दिया गया। पहले ये आते थे हमारे ईस्टर्न काउंसिल में, तो इसके लिए बाद में इसको अलग कर दिया गया। जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, हमारे जितने स्टेट 7 सिस्टर्स जिनको बोलते हैं, उनको मिला करके एक बना देगा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। और इनको अलग इससे इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये डिफरेंट एक्ट से बना है, इनके तहत नहीं आता है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत बना। और ये फॉर्म जो किया गया, मतलब ये एक्ट था 1971 का, और 1972 में इसको फॉर्म किया गया है। तो ये बना हमारा। तो इसके बाद उसमें 1994 में सिक्किम को ऐड कर दिया गया, जब देखा गया कि सिक्किम एज ए 8th स्टेट इसमें ऐड किया गया, जब देखा गया कि जो हमारा सिक्किम है उसको चाइना का इन्फ्लुएंस इस पे हो रहा था, और ऊपर से ये भी बात थी कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा था, इस वजह से इसको बाद में इसी में ऐड कर दिया गया। फिर आपको एक बात ये याद रखनी है कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बना, ये हमारे जो रीजनल काउंसिल्स हैं उनमें से सारे में से अलग है, इसलिए क्योंकि ये अलग एक्ट से बनेगा और ये अलग डिफरेंट एक्ट से बनेगा। तो इन दोनों के बारे में तो आइए अब आगे देखते हैं। ये सारी बातें आप याद रखिएगा इसके बारे में। और अब आगे देखते हैं सिटीजनशिप के बारे में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 के बारे में जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है, उसके बारे में देखते हैं। ये पार्ट 2 के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के बारे में जानते हैं, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले बात यह है कि नागरिकता की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें एक क्राइटेरिया डिसाइड करना था कि किसके लिए हम लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। तो ऐसे पर्सन्स के लिए एक हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसके लिए लाया गया सिटीजनशिप। तो ये आर्टिकल 5 to 11 आपके पार्ट 2 में दिया हुआ है। तो इसके लिए आया इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इसी में यह कहा गया कि कौन होगा एक सिटीजन हमारे इंडिया का, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया था बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप मिल रहा है, यानी कि 26 जनवरी 1950 जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके बाद या उस दिन जो बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनको बाय बर्थ इंडिया का सिटीजनशिप बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा।
तो पहला कंडीशन ये था। दूसरा ये कंडीशन था बाय डिसेंट, तो मतलब इंडिया में तो लोग रह रहे थे, मान लिया कोई इंडिया में रह रहा था लेकिन अब वो बाहर रह रहा है, तो बाहर कुछ दिन के लिए मान लिया कोई बाहर गया है अपना कोई बिजनेस, कोई भी अपना काम करने या किसी कंपनी में नौकरी करने गया है, तो उसके लिए क्या किया गया कि जो मतलब बाहर रिसाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसके अगर माता या पिता दोनों में से कोई भी अगर इंडिया का नागरिक है या इंडिया का सिटीजन है, तो उसके बच्चे को वो बाय डिसेंट उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये था कंडीशन। फिर थर्ड जो कंडीशन था वो था बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो अगर कोई पर्सन 5 ईयर्स से इंडिया में डिसाइड कर रहा है, 5 ईयर्स से इंडिया में रह रहा है, तो उसको एक सर्टिफिकेट देकर के कि ये देशीकरण का सर्टिफिकेट है आपका और ये लीजिए, आप आज से आप इंडिया के नागरिक माने जाएंगे, तो उसको गवर्नमेंट इंडिया का नागरिक बना सकती थी, नागरिकता दे सकती थी। फिर एक आया बाय रजिस्ट्रेशन। तो बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस रख दिए गए। पहला कंडीशन ये था कि अगर कोई भी नागरिक इंडिया का कोई भी व्यक्ति इंडिया का नागरिक बनना चाहता है तो उसको कम से कम 6 महीने इंडिया में रिसाइड करना होगा, फिर वो इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकता है। दूसरा कंडीशन ये था कि अगर वो जो हमारा जो इंडिया है उसमें अगर अविभाज्य भारत, यानी कि जो हमारा इंडिया जो डिवाइड नहीं हुआ था उसमें वो भारत से बाहर किसी देश में रह रहा हो, कि यानी कि जब इंडिया डिवाइड हुआ उसके पहले से ही वो भारत से बाहर रह रहा हो, तो वो इंडिया के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। दूसरा ये कि जो ऐसी स्त्रियां मतलब ऐसी जो मतलब लेडीज कि जिनका अभी बाहर इंडिया के किसी भी पर्सन से मैरिज होने वाला है या हो चुका है, तो वो लोग भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंडियन सिटीजनशिप में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती थी। फिर और ये सारे कंडीशंस थे। या फिर कॉमनवेल्थ, जो हमारे जितने भी कॉमनवेल्थ आपको मैंने पहले बताया कि कॉमनवेल्थ नेशन क्या होते हैं, तो वो लोग भी चाहे तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे कंडीशंस थे। फिर जो एक लास्ट आया बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि किसी भी टेरिटरी को अगर इंडिया अपने मतलब अधिकार क्षेत्र में एक्वायर कर ले रही है, अपने अधिकार क्षेत्र में ले रही है, तो क्या होगा कि उसके जो नागरिक रहेंगे उनको बाय डिफॉल्ट इंडिया का नागरिक मान लिया जाएगा एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग। जब भी इंडिया उसको एक्वायर करेगी तब से उसको इंडिया का मान लिया जाएगा कि हाँ वो लोग जितने भी लोग हैं वहां के इंडिया के नागरिक रहेंगे। तो ये सारी बातें थी इसमें। फिर ये जो सारी कंडीशंस थे इनका एक अमेंडमेंट किया गया। वो अमेंडमेंट किया गया 1986 में, यानी कि आया इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, वो आया 1986 में। तो 1986 में जब आया तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो वो जो चेंजेस किए गए वो क्या किए गए, तो उसमें देखिए क्या क्या चेंजेस किए गए कि तो जो बाय नेचुरलाइजेशन वाला था उसमें 5 इयर्स था, तो 5 इयर्स को एक्सटेंड करके 10 इयर्स कर दिया गया। यानी कि अब आपको अगर किसी को भारत सरकार चाहे नागरिकता का प्रमाण पत्र देना तो वो कम से कम 10 साल तक इंडिया में रिसाइड करना चाहिए। दूसरा क्या किया गया, जो बाय रजिस्ट्रेशन वाला था उसमें एक क्लॉज में चेंज कर दिया गया कि पहले आप 6 मंथ का था कि 6 मंथ आप इंडिया में रिसाइड कर रहे हो तो आप उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी 6 मंथ को बढ़ा करके क्या कर दिया गया, उसको कर दिया गया मतलब मिनिमम एटलीस्ट आपको 5 इयर्स इंडिया में रिसाइड करना होगा। तो ये 1986 में क्या होता है कि 1986 में जो हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है तो मतलब हमारे पीएम जो चेंज होते हैं तो उसके उन्होंने ये सारे चेंजेस लाए थे। तो ये इसमें बातें कही गई हैं। और फिर जो आगे जो ये मतलब ये जो चेंज होता है, तो पहले क्या था कि जो कुछ ऐसे स्टेट्स थे हमारे जैसे आसाम और सिक्किम हुआ, तो वहां पे सारे रूल्स अप्लाई नहीं होते थे, अभी भी नहीं होते हैं। कुछ ऐसे मतलब उधर नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां इनर लाइन परमिट चलता है अभी भी, नागालैंड में इनर लाइन परमिट। तो वहां पे ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला है, ये वाले भी रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। मतलब आप किसी भी तरीके से इन पांचों में से किसी भी तरीके से वहां की सिटीजनशिप लेना चाहो तो नहीं ले सकते हो, तो वहां का अलग इनर लाइन परमिट का रूल चलता है। तो ये जो है, तो ये सारी चीजें थी। तो इसमें जो अमेंडमेंट किया गया उसमें ये भी कहा गया कि सिक्किम और आसाम में भी ये जो सारे रूल्स है वो फॉलो होंगे। तो ये सारी बातें थी। फिर आगे देखते हैं कि जो हमारा ये मतलब इंडिया का सिटीजन अगर कोई है तो उसको अगर इंडिया के सिटीजनशिप को छोड़ना हो
तो या कैसे, मतलब क्या ऐसे प्रोविजंस है कि जिससे इंडिया की सिटीजनशिप आपकी चली जाएगी, ऐसे कुछ चीजें, मतलब ऐसे कुछ प्रोविजंस किए गए कि मतलब आपको जान लेना चाहिए कि इंडिया की सिटीजनशिप कैसे जा सकती है। तो पहला कंडीशन ये कि या तो आप इंडिया की सिटीजनशिप को ही छोड़ दो, मतलब उसका परित्याग कर दो, इसको छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या था सेकेंड वाला कि अगर आप किसी अदर कंट्री की ले लेते हो सिटीजनशिप, तो आपका ये जो इंडिया का सिटीजनशिप है ऑटोमेटिकली चला जाएगा। फिर तीसरा कंडीशन ये था कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो आप कुछ ऐसा कोई भी आप हरकत कर दीजिए कि जिसे गवर्नमेंट चाहे तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो चली जाएगी। तो ये 3 कंडीशंस थे। तो ये सारी बातें थी। और इंडिया का जब से ये जम्मू कश्मीर वाला हुआ है, तो अब ऑल ओवर इंडिया में, पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह लागू नहीं होता था, पूरी तरह क्या बहुत ही कम लागू होता था, उनका अलग संविधान था। तो अब तो ये पूरे इंडिया पे ही पूरा इफेक्टिव हो गया है। तो ये सारी बातें थी। तो इस तरीके से आपने पार्ट सेकंड में देखा। अब मैं आपको बता दूं कि पार्ट सेकंड में जो हमारे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतने आर्टिकल्स हैं, उनमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो ये भी जान लेना जरूरी है कि जो 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स हैं, उनमें किस किस बात का जिक्र हुआ है। तो देखिए 5 जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि जब 5th आर्टिकल जो है हमारा, उसमें कहा गया है कि जब हमारा संविधान लागू होने के समय का जो सिटीजनशिप है वो कैसे आपको मिल सकता था। तो उसके जो सिटीजनशिप की बात की गई है कि एट द टाइम ऑफ सिटीजनशिप की बात की गई है कि जब हमारा संविधान लागू होता है एट द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, तो यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसके बारे में बात की गई है, वो आर्टिकल 5 में की गई है। फिर जो सेकेंड बात की गई है आर्टिकल 6 में, वो ऐसे लोगों की बात की गई है कि जो जिन्होंने भारत में प्रव्रजन किया, यानी कि जो हमारे इंडिया में लोग, जब हमारा इंडिया डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में, तो इंडिया और पाकिस्तान 2 पार्ट बटा, तो कई सारे ऐसे लोग थे जो सिख दंगे हुए थे, जो गदर मूवी में दिखाया गया, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें क्या किया गया कि जो लोग वहां से आए, तो इंडिया के पहले वो, मतलब इंडिया का तो डिवीजन के बाद वो नागरिक नहीं थे, पहले थे, तो जो वहां से लोग आए उनको यहाँ की सिटीजनशिप देनी थी। तो ये किया गया कि 6वें में ये प्रोविजन रखा गया 6th वाले में कि 6th जो हमारा आर्टिकल 6 है उसमें ये प्रोविजन रखा गया कि ऐसे लोग जो इंडिया में पाकिस्तान से आए, इंडिया में आए कहां से, पाकिस्तान से, तो उनके बारे में ये कहा गया। तो जो अभी आपका रिसेंटली 2019 की हुई है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो 2019 वाले में जो अभी अमेंडमेंट किया गया है उसमें 3 कंट्रीज की बात की गई है इंडिया में आने के लिए। पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा अफगानिस्तान। तो ये पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल में ये बात कही गई कि जो इंडिया में पाकिस्तान से वापस आएगा उसको किस में रखा जाएगा, तो किस आर्टिकल में चेंज होगा, तो यानी आर्टिकल 6 में। उसके बाद आर्टिकल फिर 7 में आते हैं माइग्रेंट टू पाकिस्तान, यानी कि जो लोग भारत से पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए हैं उनके सिटीजनशिप की बात आती है, जो इंडिया के डिवीजन के टाइम में गए थे। फिर आती है पर्सन्स रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो लोग भारत से बाहर निवास कर रहे हैं उनकी नागरिकता की बात की जाती है, जो थोड़े टाइम के लिए भारत से बाहर गए हैं, कोई भी अपनी मतलब जॉब से रिलेटेड या किसी अदर थिंग से रिलेटेड। तो आगे 9, 10, 11 ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 8 तक आप याद रखिएगा। तो 8 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है वो है हमारा 6 वाला, क्योंकि अभी रिसेंटली इसी की बात चल रही है। तो ये सारे प्रोविजंस थे हमारे सेकंड उसमें पार्ट में, जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है। आइए अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, और थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या बात आती है, जो आर्टिकल 12 टू लेकर के 35 तक है। तो उसके बारे में देखते हैं। आइए अब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के बारे में देखते हैं। तो पार्ट 3 जो हमारा है वो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो इसमें हम जो हमारे स्टार्टिंग में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वो थे 7। तो लेकिन अब उसमें से जो एक था हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। तो वो हमारा 300A वाला जो आर्टिकल है उसमें ऐड कर दिया गया, यहां से 31 वाले से हटा दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है हमारा फंडामेंटल राइट। तो राइट टू इक्वलिटी है हमारा फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है। तो 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल जो है वो है राइट टू इक्वलिटी का पहला हमारा जो फंडामेंटल राइट है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, 19 टू लेकर के आपको मिलेगा ये
राइट टू 19 टू 21 सॉरी 22, तो ये मिलेगा आपको। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा वो आता है 23-24 में। फिर जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है वो 25 टू 28 आता है। फिर जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है आपका वो आता है 29 एंड 30 में। उसके बाद जो हमारा 31 आर्टिकल था, सॉरी वो फंडामेंटल राइट था 31 आर्टिकल वाले में, तो उसको डिलीट कर देगा, उसको 300A वाले आर्टिकल में डाल देगा, लीगल राइट बना देगा। फिर जो राइट अगेंस्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है हमारा वो आर्टिकल 32 में आता है। और इसी आर्टिकल 32 को जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे वो उन्होंने इसको क्या कहा था, संविधान की आत्मा यानी कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो आप लगाएंगे प्रियम्बल को, लेकिन अगर आता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यानी BR अम्बेडकर जी के नाम पर क्या आता है कि उन्होंने किसको माना था, तो आप इसको आप लगा करके आएंगे आर्टिकल आपको 32 या हमारा जो 6th फंडामेंटल राइट है उसको। तो ये आप याद रखिएगा। तो आगे मैं आपको डिटेल में हर एक राइट जो हमारा फंडामेंटल राइट है इसके बारे में बताऊंगा। अभी बस आप ये 6 जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये याद कर लीजिए कि राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब हमारे जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है उनके लिए, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट है उसको आप याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका। थैंक यू।